Hello everyone, welcome back to our channel. This is your Barkha ma'am. So my dear class 10th students, finally CBSE ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बुक कोड 402 के सैम्पल पेपर को रिलीज कर दिया है. होपफुली इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होगी कि सैम्पल पेपर भाई आपका आ चुका है, जिससे अब आप अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं. फाइनली अब आपको ये पता चल जाने वाला है कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स के कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाने हैं. इस बार क्या जो पेपर पैटर्न चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं या नहीं पूछे हैं. तो भाई आज का सेशन आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है. ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर कर दो, और यदि अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन व्हाट इज योर वेटिंग फॉर, गो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो हिट द लाइक बटन. सो चलिए विदाउट गोइंग एनी डिले लेट्स स्टार्ट दिस सेशन, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10th का सैंपल क्वेश्चन पेपर फॉर ईयर 24-25. इसको डिस्कस करने के पहले इसकी ब्लूप्रिंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. जैसे आपको पता होना चाहिए कि इस बुक से किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाने हैं, किस चैप्टर से कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, कितने मार्क्स के बनेंगे, जो इस ब्लूप्रिंट में दिया हुआ है. तो सैंपल पेपर के पहले ही सीबीएसई ने आपको ब्लूप्रिंट दे दी है दोनों पार्ट्स को लेकर. अब टोटल आपको जो टाइम मिलना है आपके एग्जाम के लिए वो मिलना है 2 आवर्स, और मैक्सिमम मार्क्स होंगे आपके 50. मतलब 50 मार्क्स का आपका थ्योरी होगा और 50 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा, जैसे आपको पहले से भी पता है. अब पार्ट ए से जो क्वेश्चंस बनने हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के, वो 10 मार्क्स के बनेंगे, जो मैं शुरुआत से आपसे कहती हुई आ रही हूँ. इसमें फिलहाल सीबीएसई ने कोई भी चेंज नहीं किया है. पार्ट ए से आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चंस ही आना है. अब पार्ट ए में आप सभी को अच्छे से पता है कि 5 यूनिट्स आपके सिलेबस में दी हुई है. कम्युनिकेशन स्किल्स, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, आईसीटी स्किल्स, एंटरप्रेन्योर स्किल्स एंड ग्रीन स्किल्स, राइट. तो 5 यूनिट से जो क्वेश्चंस बनेंगे आपके वो बनेंगे 1 and 2 मार्क के अकॉर्डिंग. क्लियर. तो 1 मार्क के क्वेश्चंस आपके कम्युनिकेशन स्किल्स से एक क्वेश्चन बनना है, 2 मार्क का क्वेश्चन भी एक ही बनना है. सेल्फ मैनेजमेंट स्किल से 1 मार्क के 2 क्वेश्चंस बनना है, बाकी 2 मार्क का एक ही क्वेश्चन आएगा. तो इसी तरीके से कंटिन्यूशन करें तो फिर हर एक यूनिट से 1-1 नंबर के और 2-2 नंबर के एक ही क्वेश्चन पूछे जाने हैं. सिर्फ सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स एक ऐसा यूनिट है जिससे 1 मार्क के 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. तो टोटल यदि यहाँ पे हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखें तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके हैं टोटल हो रहे हैं 11, जिसमें से आपको आंसर करने होंगे ओनली 7 क्वेश्चन आंसर्स. ओके. सो टोटल यदि मार्क्स की बात कर ले तो 10 मार्क्स आपके अलॉट होते हैं फॉर पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स. तो पार्ट ए से एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स से सिर्फ जो आपको प्रिपरेशन करनी है वो 1 नंबर और 2 नंबर के क्वेश्चंस के लिए ही करनी है. ध्यान से सुन लो कि इस पार्ट ए से कोई भी लॉन्ग आंसर नहीं पूछा जाएगा. तो 4 नंबर का क्वेश्चन या कोई केस बेस्ड क्वेश्चन जो 4 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है, ऐसा कुछ भी आपको यहाँ से प्रिपेयर नहीं करना है. सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस और जो 2 मार्क के क्वेश्चंस बन सकते हैं वही प्रिपेयर करना है. नाउ कम ऑन द पार्ट बी, दैट इज सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स, जो आपसे आपके एग्जाम में 40 मार्क्स का पूछा जाना है. तो ज़्यादा वेटेज रखने वाला जो पार्ट है दैट इज पार्ट बी, 40 मार्क्स. और यहाँ पे अगेन ये जो पार्ट है डिवाइड है आपके 4 यूनिट्स में. यूनिट 1 डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, यूनिट 2 इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, यूनिट 3 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड यूनिट 4 मेंटेन हेल्थ सेफ्टी एंड सिक्योर वर्किंग एनवायरनमेंट. तो अब आपको ये अच्छे से क्लियर हो चुका है कि इस बार सीबीएसई ने आपके यूनिट 4 में से काफ़ी चैप्टर्स को हटाया है. काफ़ी चैप्टर्स आपके यहाँ से रिड्यूस हुए हैं जो नेटवर्किंग से रिलेटेड थे. तो कुल मिला के 3 ही चैप्टर आपके यूनिट 4 में रखे गए, बाकी चैप्टर्स हटा दिए गए. तो अब इस यूनिट से, इन सारी यूनिट से मिलाकर जो क्वेश्चंस आपके बनने हैं 1-1 नंबर के, वो 6-6 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. वहीं 2 मार्क के क्वेश्चंस 1-1-2 के रेशो में रहेंगे. 4 मार्क के क्वेश्चंस भी अगेन 1-2 के रेशो में रहेंगे. तो ऐसे टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस बनने हैं वो होंगे आपके 40 मार्क्स के क्वेश्चंस. ओके. जिसमें से 35 क्वेश्चन में से 27 क्वेश्चंस को आपको आंसर करना होगा, राइट. तो इतना अच्छे से आपको होपफुली क्लियर हो रहा है कि पार्ट ए पार्ट बी का ब्लूप्रिंट एक्चुअल में क्या है. तो बस अब आपको अपनी पढ़ाई शुरू कर देनी है आज से ही, इवन अभी से ही, इसी ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग, जिसे कहते हैं हम स्मार्ट स्टडी. अभी तक हम जो कर रहे थे वो एक तरीके से हार्डवर्क कर रहे थे. अब ये हार्डवर्क आपको अपने स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट करना होगा अकॉर्डिंग टू दैट ब्लूप्रिंट. ओके. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को सैम्पल क्वेश्चन पेपर क्लास 10th 24-25 ईयर के साथ में, जिसमें इसी तरीके से आपका बोर्ड एग्जाम का पेपर आपको मिलना है. जैसे आपको यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शंस दिख रही है, बिल्कुल ऐसे ही. पहली इंस्ट्रक्शन दी हुई है,
प्लीज रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। और ये लाइन बिल्कुल सही लिखी हुई है ना। भले ही आपको इंस्ट्रक्शंस पता है कि आपके पेपर में क्या मिलने वाली है, क्योंकि ये सैम्पल पेपर जैसा आपको दिख रहा है बिल्कुल हूबहू ऐसा ही आपको अपना बोर्ड एग्जाम का पेपर भी मिलेगा, बस क्वेश्चंस बदल जाएंगे, इंस्ट्रक्शंस एज इट इज रहेंगी। फिर भी आपको एक नज़र इंस्ट्रक्शंस पे डाल लेनी है। 2 घंटे आपको मिलेंगे, 50 नंबर का आपका पेपर होगा। इसमें इंस्ट्रक्शंस आपको केयरफुली एक बार तो पढ़ ही लेनी है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलने हैं क्लास 10th IT में 21, मतलब 21 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जो ये क्वेश्चन सेक्शन ए और सेक्शन बी में डिवाइडेड रहेंगे। आपका पेपर 2 सेक्शंस में डिवाइड रहेगा, सेक्शन ए फॉर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस एंड सेक्शन बी फॉर सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, राइट। अब सेक्शन ए में कितने क्वेश्चंस मिलना है, तो भाई ध्यान रखना टोटल जो ये 21 क्वेश्चंस है उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 5+16 के अकॉर्डिंग है। मतलब 5 क्वेश्चंस आपके रहेंगे किसमें, सेक्शन ए में, और 16 क्वेश्चंस रहेंगे किसमें, सेक्शन बी में। तो ये चीज ध्यान रखना, ऐसे मिला के कुल आपके 21 क्वेश्चंस बन रहे हैं जो आपको 2 घंटे में अटेम्प्ट करने हैं। सो ऑल क्वेश्चंस ऑफ अ पर्टिकुलर सेक्शन मस्ट बी अटेम्प्टेड इन अ करेक्ट ऑर्डर। तो कुल मिला के इतना अच्छे से समझ में आ गया कि टोटल 21 क्वेश्चंस है, जिनमें से 5 क्वेश्चन सेक्शन ए में अटेम्प्ट करने हैं और 16 क्वेश्चन सेक्शन बी में अटेम्प्ट करने हैं। तो अब क्या यहाँ पे कुछ इंटरनल चॉइस दी है, यस दी है। पहले सेक्शन से तो 5 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना ही है, लेकिन जो सेकंड सेक्शन है वहाँ 16 में से सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट करना है। मतलब कुल मिला के आपको 21 में से 15 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होगा। तो इतनी बात अच्छे से समझ में आ गई। क्या समझाया मैंने कि 50 मार्क्स का आपका पेपर है, जिसमें से 21 क्वेश्चन मिलेंगे और टोटल 15 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना होंगे, जो सेक्शन ए और सेक्शन बी में डिवाइडेड होंगे। अब सेक्शन ए जो है वो 24 मार्क्स का होगा और सेक्शन बी जो है वो 26 मार्क्स का होगा। तो ऐसे कुल मिला के 24 + 26 हो गए आपके 50 मार्क्स। क्लियर। सेक्शन ए में 5 क्वेश्चंस मिलेंगे, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। एंड सेक्शन बी में 16 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें से 10 क्वेश्चन आपको करना है, अगेन देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। ओके, चलिए बढ़ जाते हैं अब पहले क्वेश्चन की तरफ। सेक्शन ए पर हम आ चुके हैं, दैट इज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। आंसर एनी 4 आउट ऑफ 6 क्वेश्चंस ऑन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। ध्यान रखो, पहला क्वेश्चन सेक्शन ए का, सिमिलरली सेक्शन बी का भी पहला क्वेश्चन आपका एम्प्लॉय एबिलिटी स्किल्स का ही होगा। अंडरस्टैंड। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया हुआ है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन वर्क प्लेस। वर्क प्लेस पर इफेक्टिव कम्युनिकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है। यदि आपको ध्यान होगा तो मैंने आपसे बार बार ये चीज़ कही है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन वाला यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, उस चैप्टर को अच्छे से करना है। एक क्वेश्चन 100% उस चैप्टर से आता है। जैसे सैम्पल पेपर में भी आप देख रहे हो, बिल्कुल ऐसे ही आप पेपर में भी, आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर में भी आप क्वेश्चन जरूर देखोगे। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है वर्क प्लेस पर। ऑप्शन ए, रिड्यूसिंग ऑफिस एक्सपेंसेस, एनहांसिंग टीम कोलैबोरेशन एंड प्रोडक्टिविटी, इंक्रीजिंग एम्प्लॉय वेकेशन एंड डेज, इंप्रूविंग ऑफिस एस्थेटिक्स। तो भाई यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा, ऑब्वियस कि वर्क प्लेस की हम बात कर रहे हैं, तो वर्क प्लेस में हम टीम में काम करते हैं, तो टीम की प्रोडक्टिविटी कोलैबोरेशन को इन्हेंस करना। यदि ये चीज़ इन्हेंस हो रही है तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें इन्हेंस होंगी, है ना। तो वी कैन से इफेक्टिव कम्युनिकेशन is the importance for enhancing team collaboration and productivity. What is the correct answer? B is the correct answer, right? Now move to the next question, which is second question. High expectation from self can lead with chronic anxiety and stress, thus leading to dash stress. जब आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी और स्ट्रेस होता है, किस वजह से? क्योंकि आप खुद से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगा के बैठ जाते हो। जब आप खुद से ही अपने लिए ही एक्सपेक्टेशन लगा लेते हो कि हाँ मैं ये काम भी कर सकता हूँ, मैं वो काम भी कर सकता हूँ, है ना, भले ही आप कर नहीं पा रहे हो, आप उस काम को करने में कैपेबल नहीं हो, फिर भी आपने अपने आप से हाई एक्सपेक्टेशन लगा रखी है, राइट जिसकी वजह से जब काम पूरे नहीं होते हैं तो कहीं ना कहीं हम एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस की कंडीशन में आ जाते हैं। तो इस टाइप के स्ट्रेस को हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड फिजिकल स्ट्रेस, इमोशनल स्ट्रेस, सोशल स्ट्रेस और फाइनेंशियल स्ट्रेस। तो भाई यहाँ पे हम इसे कहते हैं बी, दैट इज इमोशनल स्ट्रेस। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा इमोशनल स्ट्रेस, क्योंकि कहीं ना कहीं हम हमारे इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिसीज जैसी चीज़ें हो जाती है, राइट। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज, जॉन नोटिस दैट द कॉस्ट ऑफ रॉ मटीरियल्स इज लोअर इन अ डिफरेंट सप्लायर्स लोकेशन कंपेयर टू हिज करंट सप्लायर. He decides to switch to the new supplier to save money. Which function that the entrepreneur is doing? अब यदि आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो मैंने आपको कहा था कि पेपर पैटर्न में इस बार चेंजेस हुए हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ पे स्टार्टिंग के जो 2 क्वेश्चन है वो तो डायरेक्ट क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको, लेकिन जो थर्ड क्वेश्चन है वो बेसिकली यहाँ पर
एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन से लिया गया है। तो हमने यहाँ पर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया है, राइट। अब टोटल 6 क्वेश्चंस आपको इस क्वेश्चन नंबर 1 में मिलेंगे। इन 6 में से कोई 4 ही आपको अटेम्प्ट करना है, ये चीज़ आपको क्लियर है। तो जो क्वेश्चन आपको टफ सा लगता है ना इन 6 में से कि यार ये इस क्वेश्चन को मैं नहीं कर पा रहा हूँ या इस क्वेश्चन में डाउट है, तो बिल्कुल उस क्वेश्चन को लीव कर देना, अंडरस्टैंड। 6 में से कोई 4 करना है, 2 क्वेश्चन आपके लिए फिर भी चॉइस में रहेंगे। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाने वाला है, ये एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, एंटरप्रेन्योरशिप वाले यूनिट से लिया गया है कि विच फंक्शन दैट द एंटरप्रेन्योर इज डूइंग हियर। जॉन नोटिसेस दैट द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इज लोअर इन द डिफरेंट सप्लायर लोकेशन। जॉन ने नोटिस किया है कि जो रॉ मटेरियल्स की कॉस्ट है वो कम है ना, अलग अलग सप्लायर्स की लोकेशन के अकॉर्डिंग यदि हम कंपेयर करें तो करंट सप्लायर से। सो ही डिसाइड टू स्विच टू द न्यू सप्लायर टू सेव मनी। तो उसने एक नए सप्लायर को स्विच करने का सोचा ताकि मनी को सेव किया जा सके। तो ये एंटरप्रेन्योर का कौन सा फंक्शन है? ही मेक्स डिसीजंस हियर, ही डिवाइड्स इनकम, ही टेक्स रिस्क और इनोवेशन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ही मेक्स डिसीजंस, कि वो यहाँ पे डिसीजन ले रहा है, कंडीशन को ध्यान में रखकर वो करेक्ट डिसीजन ले रहा है। ओके, सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Imagine you are working on a challenging project for your studies and you have a tight deadline. No one is around to cheer you on your offer or offer encouragement, but you need to push through and complete the work. What will make you complete work without others cheering you? बहुत ही सही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है और ये एक प्रैक्टिकल सिचुएशन है। आप देखो ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है जो आपको सोचने पे मजबूर कर रहा है कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। बहुत ही प्रैक्टिकल सा क्वेश्चन ये आपसे पूछा है कि आप एक चैलेंजिंग प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो, ठीक है, अपनी स्टडीज़ में आपको एक ऐसा प्रोजेक्ट मिला है जो चैलेंजिंग है कहीं ना कहीं, एंड यू हैव अ टाइट शेड्यूल और टाइट डेडलाइन। उसके लिए आपको एक डेडलाइन दे दी गई है कि इस डेडलाइन के अंदर अंदर आपको अपना ये प्रोजेक्ट सबमिट करना ही है, और कहीं ना कहीं वो डेडलाइन बहुत ही नियर है। अब नो वन इज अराउंड टू चेयर यू। अब आपके आसपास कोई भी नहीं है जो आपको चेयर करे, जो आपको इनकरेज करे कि हाँ यू कैन डू इट, आप कर सकते हो, आपके पास कम भी टाइम है तो क्या हुआ, आप अपना टाइम मैनेज कर सकते हो, आपके अंदर क्वालिटीज है, यू डिजर्व दिस थिंग। ऐसे आपको चेयर अप करने के लिए कोई भी पर्सन आपके पास नहीं है। सो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, बट यू नीड टू पुश थ्रू एंड कंप्लीट द वर्क। अब आपको खुद से अपने आप को पुश करना होगा कि हाँ आपको ये काम करके दिखाना है, आपको ये प्रोजेक्ट करके देना है टाइम पे कंप्लीट। सो व्हाट विल मेक यू कंप्लीट वर्क विदाउट अदर्स चेयरिंग यू। तो यहाँ पे कोई और आपको चेयर नहीं कर रहा है, आप खुद को ही कैसे चेयर कर सकते हो, इसे हम क्या कहते हैं, जिसके थ्रू आप अपने काम को ऑन टाइम कंप्लीट करते हैं और डेडलाइन के पहले पहले। तो क्या हम इसे सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हैं, या हम इसे कम्युनिकेशन कहते हैं, या इसे हम सेल्फ मोटिवेशन कहते हैं, या सेल्फ स्टीम कहते हैं? तो जरा जल्दी से बता दो इसका क्या आंसर होगा। जब आप खुद को चेयर अप कर रहे होते हो, जब आप खुद को पुश कर रहे होते हो किसी भी काम को करने के लिए, मीन्स दैट यू मोटिवेट योर सेल्फ। इट मीन्स सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज सेल्फ मोटिवेशन, राइट। तो है ना एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन, समझ में आ गई बात कि कैसे क्वेश्चंस इस बार सीबीएसई ने आपके लिए रखे हैं पेपर में, राइट। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको अपने फाइनल पेपर में भी मिल रहा है। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज अडॉप्टेड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है इनमें से जिसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अडॉप्ट किया था? हमने बहुत डिटेल में से पढ़ा था, 17 गोल्स के बारे में डिस्कस किया था, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने अडॉप्ट किया वो भी पढ़ा था। ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं, यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस, लीग ऑफ नेशंस, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो अब आपको करेक्ट आंसर बताना है कि क्या हो सकता है। तो भाई यहाँ करेक्ट आंसर होगा सी, दैट इज यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस ने ही 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में बताया था, जिसे हमें 2030 तक अचीव करना है, मतलब ईयर 2030 तक हमें इन 17 गोल्स को अचीव करना है, जिससे कहीं ना कहीं हमारा एनवायरनमेंट, ह्यूमंस और जितने भी पब्लिक से वो क्या कर सके, फ्यूचर जो जनरेशन है उनके लिए भी नेचुरल रिसोर्सेज को बचा सके और हम खुद को भी सेफ और सिक्योर रख सके, राइट। Now move to the next question. What should you do to ensure secure online transaction? जब आपको एक सिक्योर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करना चाहिए तो उसके लिए किन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए, किस चीज़ को आप इंश्योर करना चाहिए। सो लॉक योर कंप्यूटर। सिक्योर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए क्या आप अपने कंप्यूटर को लॉक करते हो? गिव क्रेडिट कार्ड और बैंक डिटेल ओनली ऑन सेफ वेबसाइट्स। क्या सेफ वेबसाइट्स पर ही आप अपने बैंक डिटेल्स, क्रेडिट कार्ड, जो सेंसिटिव डेटा है उसे शेयर करते हो? या फिर आप एंटीवायरस का यूज़ करते हो, या डू नॉट यूज़ पायरेटेड सॉफ्टवेयर, या पायरेटेड सॉफ्टवेयर का यूज़ नहीं करते हो? तो यहाँ पे बात हो रही है मैम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स की, राइट। तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स को यदि सिक्योर करना है
तो उसके लिए आपको पता है कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में हमें पेमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो जहाँ सबसे ज़्यादा फ्रॉड होते हैं वो पेमेंट से रिलेटेड ही फ्रॉड होते हैं। जब आप गलत वेबसाइट पे चले जाते हो, गलत तरीके से पेमेंट कर देते हो, फ्रॉड्यूलेंट जो वेबसाइट्स होती है, तो आपको पेमेंट गेटवे ध्यान रखना है कि आप सही जगह पर, सेफ वेबसाइट्स पर क्या कर रहे हो, जो भी क्रेडिट कार्ड या बैंक डिटेल्स है उसे एंटर कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग पेमेंट कर रहे हो, राइट। तो करेक्ट आंसर इज द बी। तो होपफुली आपको फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया, जो कि एम्प्लॉय एबिलिटी स्किल्स पर बेस्ड था, जहां पर आपको टोटल 6 क्वेश्चंस मिले थे, जिनमें से कोई 4 अटेम्प्ट करने थे, राइट। बिल्कुल सेम एज इट इज आपको अपने बोर्ड एग्जाम के पेपर में भी मिलना है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज आंसर एनी 5 आउट ऑफ 6 क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 5 क्वेश्चन आपको टोटल पार्ट ए से अटेम्प्ट करने। दूसरे क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं। पहला क्वेश्चन एम्प्लॉय एबिलिटी स्किल्स का था, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, 4 जो क्वेश्चन अब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं वो सभी आपके पार्ट बी, दैट इज सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स पर बेस्ड है। हर एक क्वेश्चन में आपको चॉइस मिलेगी, इंटरनल चॉइस। जैसे आपको क्वेश्चन 2 में दिख रहा है कि 6 में से कोई 5 क्वेश्चन ही करने हैं, तो जो 5 क्वेश्चन सॉलिड आपको आते होंगे वही आप करके आओगे, राइट। मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज स्टाइल इन लिब्रे ऑफिस राइटर। देखो भाई, यहाँ पे लिब्रे ऑफिस की बात की जा रही है, तो चाहे आप MS ऑफिस में काम करो, चाहे आप ओपन ऑफिस में काम करो, चाहे आप लिब्रे ऑफिस में काम करो, बस ध्यान रखना कि आपको डॉक्यूमेंट बनाते आना चाहिए। डॉक्यूमेंट में क्या क्या ऑपरेशंस हैं, क्या क्या फॉर्मेटिंग एडिटिंग आप कर सकते हो, कौन कौन से टूल्स इसके लिए ज़रूरी है, बस वो पता होना चाहिए, राइट। सारे सॉफ्टवेयर्स में एक जैसे ही होते हैं, बस इनकी प्लेसेस डिफरेंट होती है, बाकी काम सबका एक जैसा ही होता है, राइट। तो यदि आपको MS ऑफिस पे काम आता है तो लिब्रे ऑफिस पे आसानी से कर सकते हो, लिब्रे ऑफिस पे आता है तो ओपन ऑफिस पे, MS ऑफिस पे, किसी पे भी काम कर सकते हो, राइट। बट आपके सिलेबस में लिब्रे ऑफिस है तो आप जो प्रायोरिटी दोगे वो लिब्रे ऑफिस को ही देना, ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन बोला है कि व्हाट इज द स्टाइल इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टाइल्स का क्या मतलब होता है। स्टाइल्स इज अ मेथड ऑफ टाइपिंग, स्टाइल्स इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल फॉर्मेटिंग इन्फॉर्मेशन, स्टाइल्स अ टूल फॉर ड्राइंग शेप्स, और स्टाइल्स अ स्पेल चेक फीचर। जल्दी से बता दो यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर हो सकता है। तो भाई स्टाइल्स क्या है, अ कलेक्शन ऑफ ऑल फॉर्मेटिंग इन्फॉर्मेशन। ऑब्वियस, स्टाइल्स की मदद से आपने जो कंटेंट लिखा है उसमें आप प्री डिफाइंड, पहले से बने बनाए जो स्टाइल्स है, फॉर्मेटिंग जो फीचर्स हैं उनका यूज कर सकते हो, right? So a collection of all formatting information is the correct answer. Which of the following is an example of absolute cell referencing? तो 2 टाइप की सेल रेफरेंसिंग होती है एक्सेल में। यदि एक्सेल की बात करूँ या कैल्क की बात करती हूँ तो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग एंड रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग, राइट। तो रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग में हम पूरा पाथ लिखते हैं सेल का, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग में आप डॉलर लगा के मेंशन करते हो। याद रखना, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग में हम डॉलर के साथ में ही सेल्स को स्पेसिफाई करते हैं। तो डॉलर वाले आपको एक तो बी ऑप्शन दिख रहा है और एक सी ऑप्शन दिख रहा है, तो बी ऑप्शन मीन्स $C $5 इज द करेक्ट आंसर। आप कॉलम और रो दोनों के एड्रेस के पहले डॉलर साइन लगाते हो, दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग, राइट। तो ध्यान रखना है, यहाँ पे करेक्ट आंसर है बी। Clear? Now, which of the following tabs is by default active when the table of contents, entries और bibliography dialog box is opened? इनमें से कौन सा टैब है जो कि by default एक्टिव रहता है जब आप MS वर्ड या फिर आप लिब्रे ऑफिस राइटर या ओपन ऑफिस राइटर के टेबल ऑफ कंटेंट को एक्सेस करते हो, उसमें जब एंट्रीज करते हो, उसमें कुछ डायलॉग बॉक्सेस को यदि आप ओपन करते हो तो एट दैट टाइम कौन सा टैब एक्टिव होता है? एंट्रीज टैब, बैकग्राउंड टैब, स्टाइल टैब या टाइप टैब? तो ध्यान रखना है यहाँ पे कौन सा टैब एक्टिव रहता है, डिफॉल्ट टाइप टैब, ओके। याद रखना है यहाँ पे नो एंट्रीज, बैकग्राउंड एंड स्टाइल्स, इट्स अ टाइप टैब। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ट्रैक चेंजेस फीचर ऑफ राइटर। राइटर में ट्रैक चेंजेस एक फीचर होता है, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ट्रू क्या होगा? You cannot record a change made in document. A comment of particular author only can be deleted. Any change made to the document is permanent या none of the above. ट्रैक चेंजेस का मतलब क्या होता है? मतलब आप कहीं ना कहीं कमेंट्स को ऐड कर पा रहे हो, कमेंट्स को डिलीट कर पा रहे हो, कमेंट्स को एडिट कर पा रहे हो, राइट। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा अ कमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर ऑथर ओनली कैन बी डिलीटेड। जिसको परमिशन है बस वही ऑथर क्या कर सकता है, कमेंट को डिलीट कर सकता है, राइट। तो इतना अच्छे से समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं आगे 5th क्वेश्चन की तरफ। इमेजिन यू आर फाइनेंशियल एनालिसिस टास्क्ड विद एनालाइजिंग क्वार्टरली सेल्स फॉर अ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। इमेजिन करो कि आप एक फाइनेंशियल एनालिसिस्ट हैं जिसको टास्क दिया गया था कि आपको क्वार्टरली जो सेल्स हुई है ना, क्वार्टरली जो सेल्स डेटा है उसके लिए बेसिकली आपको क्या करना है, उस डेटा को एनालाइज करना है। सो द डेटा इज स्टोर्ड इन सेपरेट शीट्स। अब जो डेटा है वो अलग अलग शीट्स में स्टोर है एक्सेल की,
वर्कबुक में, राइट। सो ईच रिप्रेजेंटिंग सेल्स फिगर्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स। यदि हम बात कर लें यहाँ पे अलग अलग रीजन्स की, तो नॉर्थ जोन, ईस्ट जोन, साउथ जोन, 3 जोन्स हैं जहाँ आपकी सेल्स है, क्वार्टरली सेल्स है, उसके डेटा को आपको एनालाइज करना है। सो हाउ कैन यू इफिशिएंटली व्यू एंड कंपेयर क्वार्टरली सेल्स डेटा फॉर मल्टीपल रीजन्स इन अ सिंगल वर्कशीट टू आइडेंटिफाई ट्रेंड्स एंड रिलेशनशिप। मतलब अगर आप तीनों जोन की जो वर्कशीट्स है, उन तीनों जोन की वर्कशीट्स को आपको डेटा को एनालाइज करना है, तो इसे यदि आप कंबाइंडली एक ही शीट में रखकर एनालाइज करना चाहते हो, एक ही शीट में रखकर यदि आप इसे कंपेयर करना चाहते हो, तो इस फीचर को हम क्या कहते हैं, जिसमें आप मल्टीपल शीट्स के डेटा को किसी एक ही शीट में एक्सेस करते हो कंबाइंडली। तो ये कुल मिला के आपका क्वेश्चन जो एक्सेल से लिया गया हो सकता है या फिर कैल्क से लिया गया हो सकता है, राइट। जिसमें हमने एक फीचर डिस्कस किया था, एडवांस फीचर, जिसमें आप मल्टीपल शीट्स के डेटा को एक साथ कंबाइन करके एक सिंगल शीट पे एक्सेस कर सकते थे। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, बाय क्रिएटिंग सेपरेट चार्ट्स फॉर रीजन डेटा, by using a consolidate function to combine all information, by manually copying and pasting from each region of sheets data, by deleting unnecessary data from each region sheet। या मैनुअली आप कॉपी पेस्ट करोगे, या कंसोलिडेट फंक्शन का यूज़ करोगे, या आप सेपरेट चार्ट्स क्रिएट करोगे, या अननेसेसरी डिटेल को डिलीट करोगे। तो भाई देखो, यहाँ चार्ट क्रिएट करने को तो कहा नहीं है, तो फर्स्ट इज नॉट करेक्ट। और कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको डेटा को डिलीट भी नहीं करना है, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूज करेंगे कंसोलिडेट फंक्शन का। मैनुअली कॉपी पेस्टिंग में तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो सी इज नॉट करेक्ट, बी इज द करेक्ट आंसर। कि कंसोलिडेट नाम का एक फीचर यहाँ पे होता है जिसमें अलग अलग शीट्स के डेटा को आप कंसोलिडेट कर सकते हो उस पर्टिकुलर शीट के कॉलम्स के अकॉर्डिंग। यदि दोनों शीट में सेम नेम से कॉलम है, तो आप उसको क्या कर सकते हो, कंसोलिडेट फंक्शन की मदद से कंसोलिडेट कर सकते हो, राइट। नाउ 6th क्वेश्चन, सोर लोअर बैक इज कॉज्ड ड्यू टू। सोर लोअर बैक जो ये प्रॉब्लम होती है, ये किस वजह से होती है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, रीचिंग फॉरवर्ड फ्रिक्वेंटली, नो लंबर सपोर्ट, नो अपर बैक सपोर्ट फ्रॉम चेयर, या रीचिंग फॉरवर्ड टू लॉन्ग पीरियड्स। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज नो लंबर सपोर्ट, ओके। इसकी वजह से ही बेसिकली सोर लोअर बैक जैसे कॉजेज होते हैं, राइट। सो इस तरीके से हमने 6 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट कर लिए सेकंड क्वेश्चन के, जिसमें से कुल मिला के आपको टोटल 6 में से 5 ही अटैम्प्ट करके आने हैं। पूरे 6 अटैम्प्ट करके मत आना, स्टार्टिंग के 5 ही कंसीडर किए जाएंगे। अंडरस्टैंड दिस थिंग। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 3। आंसर एनी 5 आउट ऑफ 6। अगेन आपको 6 में से कोई 5 क्वेश्चन जो है वो आंसर करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ स्प्रेडशीट फाइल इन कैल्क। यदि कैल्क की बात करूँ तो कैल्क में फाइल एक्सटेंशन क्या होता है स्प्रेडशीट का, .odb, .odt, .odg या .ods। तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा डी, दैट इज .ods। जैसे एक्सेल में .xls होता है ना, कैल्क में क्या होता है .ods। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्टकट की टू ओपन द टेम्पलेट्स डायलॉग बॉक्स। टेम्पलेट्स डायलॉग बॉक्स को ओपन करवाने के लिए हम किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं? Ctrl+Alt+N, Ctrl+Shift+N, Ctrl+Alt+T, Shift+Alt+T। तो भाई यहाँ पे टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स को ओपन करवाना है, उसकी शॉर्टकट की होगी बी, दैट इज Ctrl+Shift+N। याद रखना क्या होगी, Ctrl+Shift+N। थर्ड क्वेश्चन, विच स्टाइल कैटेगरी वुड यू यूज टू फॉर्मेट अ सेक्शन कंटेनिंग टेक्स्ट, ग्राफिक्स एंड लिस्ट। अब यहाँ पे आपको बताना है कौन सा स्टाइल कैटेगरी है जिसको आप यूज करोगे किसी एक सेक्शन को, जिस सेक्शन में कोई टेक्स्ट हो सकता है, ग्राफिक्स हो सकता है, या फिर लिस्ट भी हो सकती है। तो जब आपने कोई डॉक्यूमेंट में, कुछ पेज में कुछ कंटेंट लिखा हुआ है, यदि उस सेक्शन को, उस पर्टिकुलर कंटेंट को आपको फॉर्मेट करना है, तो कौन सी स्टाइल कैटेगरी यूज करोगे? देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ स्टाइल्स वी स्टडीड इन दिस चैप्टर, लाइक पेज स्टाइल, पैराग्राफ स्टाइल, कैरेक्टर स्टाइल और फ्रेम स्टाइल। तो वो स्टाइल जिसमें टेक्स्ट, ग्राफिक्स, इमेजेस, लिस्ट सारी चीज आ जाती है ना, उस स्टाइल को हम क्या कहते हैं? फ्रेम स्टाइल कहते हैं, राइट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, दैट इज फ्रेम स्टाइल। फोर्थ क्वेश्चन, इज इट अ रेफरेंस पॉइंट फॉर ग्राफिक्स विच इज क्रिएटेड वाइल पोजिशनिंग एन इमेज। क्या ऐसा कोई रेफरेंस पॉइंट है ग्राफिक्स के लिए जहां पर आप इमेज की पोजिशनिंग कर रहे होते हो? तो कोई ऐसा पॉइंट होता है, दिस पॉइंट कुड बी द पेज। वो पॉइंट कोई पेज हो सकता है, कोई फ्रेम हो सकता है, वेयर द ऑब्जेक्ट इज आइदर अ पैराग्राफ और इवन अ कैरेक्टर इन अ वर्ड प्रोसेसर। तो यहाँ पे हम इसे क्या कहेंगे? हम इस पर्टिकुलर ऑप्शन के लिए रैप टेक्स्ट का यूज़ करेंगे, एंकरिंग का यूज़ करेंगे, अलाइनमेंट का या बुकमार्क का। तो भाई आपको अच्छे से पता है कि रैप टेक्स्ट का मतलब क्या होता है? इमेजेस को टेक्स्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना। अलाइनमेंट का मतलब होता है लेफ्ट राइट सेंटर अलाइन करना, और बुकमार्क तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज बी, विच इज एंकरिंग। रेफरेंस पॉइंट बताने के लिए किसी भी ग्राफिक्स के लिए हम यहाँ पर किसका यूज़ कर लेते हैं? एंकरिंग का यूज़ करते हैं। फिर वो कोई पेज हो सकता है, कोई फ्रेम हो सकती है, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई पैराग्राफ हो सकता है वर्ड प्रोसेसर में, राइट। अब कोई सा भी वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर की बात कर लूँ, राइटर की बात कर लूँ या वर्ड की बात कर लूँ, दोनों में, तीनों में एंकरिंग ही यूज़ होगा,
ओके, नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड मैक्रो नेम? मैक्रो कौन सा इनमें से इनवैलिड है ये आपको बताना है। तो मैक्रो नेम को डिफाइन करने के कुछ फॉर्मेट होते हैं, मैक्रो नेम को डिफाइन करने के कुछ रूल्स होते हैं कि हमेशा मैक्रो जो स्टार्ट करते हैं वो आप कहाँ से स्टार्ट होता है, कुछ कैरेक्टर से स्टार्ट हो सकता है, वो कैरेक्टर कैपिटल हो सकता है, स्मॉल हो सकता है ना, नंबर से स्टार्ट भी हो सकता है मैक्रो, लेकिन स्पेस देने के लिए आप एक ही स्पेशल कैरेक्टर का यूज करते हो विच इज अंडरस्कोर, राइट। तो यहाँ पे कौन सा इनकरेक्ट है, तो हम यहाँ पे बात करेंगे दैट इज सी इज इनकरेक्ट, फॉर्मेट स्टार वर्ड। कौन सा इनकरेक्ट है? C1 इज इनकरेक्ट। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फ्रेश फूड कैफेटेरिया हेल्प्स टू मेंटेन द डैश ऑफ द एम्प्लॉय। अगेन दिस इज एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। एक फ्रेश फूड कैफेटेरिया, किसी भी पर्टिकुलर कंपनी में या कहीं ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो तो एक फ्रेश फूड कैफेटेरिया किस में हेल्प करता है? एम्प्लॉयज़ की किस चीज़ को मेंटेन करने में हेल्प करता है? हेल्थ को मेंटेन करने में, मॉरल मेंटेन करने में, प्रोडक्टिविटी या एंगेजमेंट? तो ऑब्वियस यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा विच इज हेल्थ। हेल्थ को मेंटेन करने में एक प्रॉपर फ्रेश फूड कैफेटेरिया हेल्प करता है, राइट। सो अब आ चुके हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको मिलेंगे टोटल 6 क्वेश्चन, जिसमें से कोई 5 ही आपको अटेम्प्ट करना है। अगेन दिस इज बेस्ड ऑन दी पार्ट बी। पार्ट ए से सिर्फ पहला ही क्वेश्चन बेस्ड था, पार्ट बी से आपके 2, 3, 4 एंड 5 5 क्वेश्चन लास्ट के जो है वो आपकी पार्ट बी पर ही बेस्ड है। सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज यूज टू जंप टू अ डिफरेंट स्प्रेडशीट फ्रॉम करंट स्प्रेडशीट इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। लिब्रे ऑफिस कैल्क की बात करूँ, ओपन ऑफिस कैल्क की या MS एक्सेल की बात करूँ, तो कौन सा फीचर है जो बेसिकली हेल्प करता है टू इज यूज्ड टू जंप टू अ डिफरेंट स्प्रेडशीट फ्रॉम द करंट स्प्रेडशीट। एक करंट स्प्रेडशीट से आप डिफरेंट स्प्रेडशीट पर मूव कर सकते हो, किसकी मदद से? मैक्रो की मदद से, हाइपरलिंक की मदद से, कॉपी या कनेक्ट की मदद से। चारों में से कौन सा करेक्ट आंसर है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा हाइपरलिंक। ऑब्वियस सी बात है, किसी एक स्प्रेडशीट पे आप किसी दूसरी स्प्रेडशीट का लिंक क्रिएट कर सकते हो, मतलब उस पर्टिकुलर टेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो दूसरा स्प्रेडशीट ओपन हो जाएगा, जिसे हम हाइपरलिंक के नाम से जानते हैं, राइट। सेकेंड इज, which of the following operation cannot be performed using LibreOffice Calc? LibreOffice Calc के थ्रू इन ऑप्शंस में से कौन सा जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म नहीं किया जा सकता है? कैन नॉट, ध्यान रखना। स्टोर एंड मैनिपुलेट डेटा, क्रिएट जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, एनालाइज द डेटा या फिर मेल मर्ज। तो ध्यान रखो, यहाँ पे लिब्रे ऑफिस कैल्क की बात कर रहे हैं, मतलब एक्सेल जैसे सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं, जिसमें डेटा को आप एनालाइज कर सकते हो, जिसमें आप डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हो चार्ट्स, ग्राफ्स वगैरह में, जहाँ आप डेटा को स्टोर भी कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो। बट मेल मर्ज नाम का जो फीचर है वो सिर्फ वर्ड में यूज होता है, वर्ड प्रोसेसर में, किसी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में यूज नहीं होता है। सो द करेक्ट आंसर इज मेल मर्ज। नाउ थर्ड, द डिटेल्स एसोसिएटेड विद एन एंटिटी आर कॉल्ड। जब कोई एंटिटी से रिलेटेड डिटेल्स होती हैं, मतलब कोई भी एंटिटी का मतलब समझते हो ना, जो कि रियल वर्ल्ड में एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट होता है उसे हम एंटिटी कहते हैं, राइट। तो ये क्वेश्चन आपका डेटाबेस से लिया गया क्वेश्चन है। तो एंटिटी से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, एंटिटी की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? टेबल कहते हैं, एट्रीब्यूट कहते हैं, रिकॉर्ड कहते हैं या प्राइमरी की कहते हैं। तो ये अच्छे से पता है कि कोई एंटिटी से रिलेटेड उसकी प्रॉपर्टीज या उसकी एक्स्ट्रा डिटेल को हम क्या कहते हैं? एट्रीब्यूट्स कहते हैं, जो इसकी प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है, राइट। फोर्थ क्वेश्चन, द डैश डेटा इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, नंबर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स। यहाँ बताना है आपको कि इन चारों में से कौन सा है जो कि कौन से टाइप का डेटा है जो कि लेटर्स, नंबर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन कहलाता है? स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड या अल्फा न्यूमेरिक? तो ध्यान रखना है, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा अल्फा न्यूमेरिक, जिसमें लेटर्स भी आ सकते हैं, नंबर्स भी आ सकते हैं और कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी आ सकते हैं। तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन किस टाइप का डेटा कहलाता है? अल्फा न्यूमेरिक डेटा कहलाता है, जो आपके आंसर शीट में, जो इसकी मार्किंग स्कीम अभी आपने देखी होगी, उसमें ये आंसर नहीं दिया हुआ है, राइट, उसमें ये मिसिंग है। तो क्वेश्चन 4 के आंसर शीट में आपको प्रॉब्लम्स मिल जाएगी, ठीक है, ध्यान रखना। इस क्वेश्चन 4 का आंसर नहीं दिया है तो इसका आंसर होगा अल्फा न्यूमेरिक, जो आपको कहीं कोई नहीं बताने वाला है। तो मार्किंग स्कीम यदि आपने डाउनलोड कर लिया है, यदि आपने इसका आंसर शीट डाउनलोड किया है, तो वहाँ आपको ये आंसर नहीं देखने को मिलेगा। नाउ विच काइंड ऑफ हैजार्ड्स कैन ऑकर इन IT इंडस्ट्रीज? IT इंडस्ट्रीज में किस टाइप का हैजार्ड्स आते हैं? बायोलॉजिकल, केमिकल, फिजिकल या एर्गोनॉमिक? तो भाई यहाँ पे ध्यान रखना, IT इंडस्ट्री में जो हैजार्ड्स होते हैं वो एर्गोनॉमिक होते हैं, जिसमें ई वेस्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट। तो ई वेस्ट को हम क्या कर सकते हैं? मैनेज कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। नाउ द सिक्स्थ क्वेश्चन इज, इन अ क्वेरी डिजाइन विजार्ड विच ऑफ द फॉलोइंग बटन्स is clicked to move a field from available fields list box to fields in a query list box? So query wizard से यदि आपको
किसी फील्ड को मूव करना है, ओके, अवेलेबल फील्ड से फील्ड्स इन द क्वेरी बॉक्स लिस्ट बॉक्स में मूव करना है, तो हम यहाँ पे किस सिंबल पे क्लिक करते हैं, किस बटन पे क्लिक करते हैं? तो कुछ बटन्स यहाँ पे आपको दिए हुए हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, राइट। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ये वाला सिंबल ए, दैट इज ग्रेटर देन। सो इसी सिंबल की मदद से क्या कर सकते हैं, हम फील्ड्स को मूव कर सकते हैं, राइट। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन, दैट इज आंसर एनी 5 out of 6 questions again, right? Identify the mode where we can modify the structure of table. आपको वो मोड आइडेंटिफाई करना है इन ऑप्शंस में से जिसमें आप टेबल का स्ट्रक्चर बदल सकते हो। तो डेटाबेसेस में मैंने आपको बताया था जब हमने MS एक्सेस के बारे में डिस्कस किया था कि यहाँ पे 2 से 3 व्यूज होते हैं, डेटा शीट व्यू होता है, डिजाइन व्यू होता है, स्ट्रक्चर व्यू होता है ना। तो इन तीनों में से किस व्यू में आप टेबल का स्ट्रक्चर बदल सकते हो? तो भाई टेबल का स्ट्रक्चर यदि बदलना होता है तो हम यूज करते हैं यहाँ पर डिजाइन व्यू को। किसका यूज करते हैं? डिजाइन व्यू, क्योंकि डेटा शीट व्यू में तो हम क्या करते हैं, टेबल का डेटा एंटर करते हैं। तो टेबल के डेटा में बदलाव नहीं करना है, हमें टेबल के स्ट्रक्चर में बदलाव करना है। किसी कॉलम को बदलना है या किसी कॉलम का नाम बदलना है या किसी कॉलम का साइज बदलना है, उसके अंदर जो डेटा एंटर होने वाला है उस डेटा टाइप को बदलना है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे किस व्यू का? दैट इज डिजाइन व्यू का, राइट। तो 2 ही व्यू होते हैं बेसिकली, डेटा शीट व्यू एंड डिजाइन व्यू। डिजाइन व्यू में टेबल डिजाइन करते हैं, डेटा शीट व्यू में हम टेबल में डेटा को एंटर करते हैं। नाउ व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ क्वेरी इन डेटाबेस? डेटाबेस में क्वेरी का प्राइमरी पर्पस क्या होता है? तो दोनों क्वेश्चन ये आपके डेटाबेस से लिए गए हैं। टू एंटर न्यू रिकॉर्ड्स, टू क्रिएट रिपोर्ट्स, टू रिट्राइव स्पेसिफिक डेटा, टू डिजाइन फॉर्म्स। तो भाई क्वेरी का सबसे प्राइमरी पर्पस क्या होता है? क्वेरी का पर्पस होता है डेटा को रिट्राइव करना, राइट। क्या होता है? डेटा को रिट्राइव करना, टेबल में से किसी भी टाइप के डेटा को, स्पेसिफिक डेटा को रिट्राइव करना, राइट। जैसे मैंने बोला कि हमने एक टेबल बनाई हुई है जिसमें आपकी क्लास के सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स एंटर है, तो ऑन द बिहाफ ऑफ द मार्क्स किस स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा नंबर आए हैं, तो हम ये एक स्पेसिफिक डेटा एक्सेस करने वाले हैं उस टेबल से, जिसके लिए हम क्वेरी डिजाइन करेंगे। तो क्वेरी का प्राइमरी पर्पस होता है टू रिट्राइव स्पेसिफिक डेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट फॉर्म्स? ये भी डेटाबेस से लिया गया क्वेश्चन है। फॉर्म्स के कंपैरिजन में कौन सा ऑप्शन यहाँ पे ट्रू नहीं है? अब आपको अच्छे से पता है कि हम यहाँ पर फॉर्म्स भी डिजाइन कर सकते हैं टेबल के बेसिस पर, और फॉर्म्स में जो भी यूजर डेटा इनपुट करेगा वो डायरेक्टली आपके टेबल में डेटाबेस में जाके एक्सेस हो जाता है, एंटर हो जाता है। तो फॉर्म्स इज बेसिकली यूज टू इनपुट द डेटा बाय द यूजर साइड। इट इज अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, बोल सकते हैं कि एक विजुअल इंटरफेस होता है, रिप्रेजेंटेशन होता है यूजर से डेटा लेने के लिए। तो कौन सा यहाँ पे ऑप्शन ट्रू नहीं है ये बताना है। इट इज द फ्रंट एंड ऑफ फॉर डेटा एंट्री, इट कंटेन टेक्स्ट फील्ड्स, graphics can be inserted on the form, it can accept only fixed number of records। तो भाई देखो ये डेटा एंट्री के लिए फ्रंट एंड टूल है, ये तो करेक्ट है। टेक्स्ट फील्ड को एंटर करता है, ये भी करेक्ट है, ठीक है। और ग्राफिक्स कैन बी इंसर्टेड ऑन द फॉर्म, फॉर्म में आप ग्राफिक्स को भी इंसर्ट कर सकते हो। जो ट्रू नहीं है वो ये है कि फिक्स्ड नंबर ऑफ रिकॉर्ड को ही एक्सेप्ट करता है, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है ना, कि सिर्फ फिक्स्ड नंबर ऑफ रिकॉर्ड से इसमें आप एंटर कर पाओ, है ना। मल्टीपल टाइम्स मल्टीपल यूजर फॉर्म को एक्सेस करते हैं तो मल्टीपल एंट्रीज वो वहाँ पे कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज नॉट ट्रू। नाउ फोर्थ, फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन द प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोसीजर विल रिड्यूस। किसी ऑर्गेनाइजेशन में यदि प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोसीजर होता है तो उससे क्या रिड्यूस होगा? ऑप्शन ए, लाइबिलिटीज रिड्यूस होंगी, इंश्योरेंस रिड्यूस होगा, बिजनेस रेवेन्यू रिड्यूस होगा, ऑपरेशनल चार्जेस ऑफ कंपनी रिड्यूस होंगे। तो भाई देखो, ना तो ऑपरेशनल चार्जेस कम होंगे, ना बिजनेस रेवेन्यू कम होगा, ना इंश्योरेंस कम होगा। तो कम होने वाली चीज़ क्या है भाई? यहाँ लाइबिलिटीज कम होंगी। ओके कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोसीजर का यूज किया जा रहा है, जिससे क्या रिड्यूस होंगी? लाइबिलिटीज रिड्यूस होंगी। ओके मतलब एक्सपेंसेस रिड्यूस हो सकते हैं, हम बोल सकते हैं। ये सारी चीजें लाइबिलिटीज में आती हैं। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ इग्निशन सोर्सेज ऑफ ओपन फ्लेम्स? तो ये क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल, इनमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है? किसका? इग्निशन सोर्सेज ऑफ ओपन फ्लेम्स, गैस ओवन्स, लाइटर्स इन स्मोकिंग एरियाज, वेल्डिंग टॉर्चेस, स्पेस हीटर्स। तो अभी आपको अच्छे से पता है कि लाइटर्स, इसमें भी जो है फ्लेम होता है, गैस ओवंस में भी फ्लेम होता है, वेल्डिंग टॉर्चेस में भी फ्लेम होता है, स्पेस हीटर्स में किसी टाइप का कोई ओपन फ्लेम्स नहीं होता है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं? डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ विच एक्शन कंट्रीब्यूट्स टू अ हेल्दी एंड सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट? ऑप्शंस में से देख के बताना है कि कौन सा हेल्दी और सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट को बताता है पॉइंट। कीपिंग इमरजेंसी एग्जिट क्लियर,
इग्नोरिंग सेफ्टी वार्निंग्स, लीविंग केबल्स लूज ऑन द फ्लोर या यूजिंग अनअप्रूव्ड सॉफ्टवेयर। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो हेल्दी एंड सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट को बता रहा है? एक इमरजेंसी एग्जिट क्लियर होना चाहिए, इससे बता रहा है। सेफ्टी वार्निंग्स को इग्नोर करना, केबल्स को लूज करके फ्लोर पर लीव कर देना, या अनअप्रूव्ड सॉफ्टवेयर को यूज़ करना। तो हेल्दी और सेफ एनवायरनमेंट को जो पॉइंट बता रहा है वो है कीपिंग इमरजेंसी एग्जिट क्लियर। जो आपका इमरजेंसी एग्जिट होता है वहाँ पे किसी भी तरीके का कोई हर्डल या किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, वो हमेशा क्लियर होना चाहिए रास्ता, ताकि कभी कोई इमरजेंसी हो तो उस रास्ते से हम तुरंत बाहर जा सकें इमीडिएटली, बिना कोई प्रॉब्लम के, बिना कोई हर्डल के, है ना। सो दिस इज द हेल्दी एंड सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट, ये पॉइंट इसमें कॉन्ट्रीब्यूट करता है। बाकी ये सारे इसके ऑपोजिट पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। अंडरस्टैंड। तो ये टोटल 6 क्वेश्चन, जिसमें से कोई 5 आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो इसी के साथ में यहाँ सेक्शन ए हमने फिनिश कर लिया है। होपफुली आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ रहे हैं, इनके आंसर्स भी क्लियर हो रहे हैं। अब बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ, दैट इज सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो यहाँ आप देखोगे, आप सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में भी आंसर एनी 3 आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस ऑन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। मतलब अब जो आपको यहाँ पे टोटल 16 क्वेश्चंस मिलने हैं, जिनमें से आपको कोई 10 ही अटैम्प्ट करने हैं, उसमें भी फर्दर चॉइस दी हुई है। आप ध्यान से समझना कि सेक्शन बी में आपको मिलेंगे टोटल कितने क्वेश्चन? 16 क्वेश्चन, जिसमें से कितने क्वेश्चन करने हैं? 10। अब इन 16 क्वेश्चन में भी आपको फर्दर 10 कौन से अटैम्प्ट करने हैं, उसमें भी आपको चॉइस मिलनी है। जैसे स्टार्टिंग के जो आप यहाँ पे 5 क्वेश्चंस देख रहे हो, 6 से लेकर 10 तक जो क्वेश्चंस देख रहे हो, ये आपकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पर बेस्ड है, जिनमें से आपको कितने क्वेश्चंस अटैम्प्ट करना है? टोटल 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। तो ये 5 क्वेश्चन में से आपको सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, जो कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स मतलब पार्ट ए पर बेस्ड है, जो आपसे 2 मार्क के क्वेश्चंस के फॉर्मेट में यहाँ पूछे गए हैं। तो आप पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 6 क्वेश्चन पे, दैट इज इमेजिन यू आर अ हाई स्कूल स्टूडेंट वर्किंग ऑन अ ग्रुप साइंस प्रोजेक्ट। आप एक हाई स्कूल के स्टूडेंट हो, क्लास 10th के, जो कि एक साइंस प्रोजेक्ट पर ग्रुप में काम कर रहे हो। यू प्रेजेंट योर पार्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट टू योर ग्रुप। अब आपको ग्रुप में अपना जो पार्ट है, जो वर्किंग पार्ट है, वो आपको प्रेजेंट करना है, बट यू आर नॉट श्योर इफ इट मीट्स द एक्सपेक्टेशन और अलाइंस विद व्हाट द ग्रुप नीड्स। अब आप श्योर नहीं हो कि ग्रुप को आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस है और आप उसके अकॉर्डिंग काम कर पा रहे हो या नहीं। सो व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट फॉर योर क्लासमेट्स टू गिव यू फीडबैक इन दिस सिचुएशन। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके क्लासमेट्स को इस सिचुएशन में आपको फीडबैक देना चाहिए? व्हाई इट इज़ इंपॉर्टेंट? यदि ऐसा लगता है तो ये ज़रूरी क्यों है ना, इसका आंसर आपको करना है। देखो, ये बहुत ही प्रैक्टिकल से सिचुएशन है जो शायद हर कोई बच्चा फेस करता होगा, क्योंकि आपकी क्लास में आपको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, हर एक सब्जेक्ट के प्रोजेक्ट मिलते हैं, साइंस के मिलते हैं, मैथ्स के मिलते हैं, अभी हॉलीडे होमवर्क में भी मिले होंगे, आपको टर्म 1 एग्जाम के लिए भी प्रोजेक्ट दिए गए होंगे बनाने के लिए। साइंस क्योंकि आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो वहाँ भी प्रोजेक्ट आपको दिए गए होंगे। तो ये सिचुएशन जेन्युइन सिचुएशन है जो हर किसी के साथ में होती है। ग्रुप में यदि 5 बच्चे हैं तो 5 में से एक बच्चा तो ऐसा होगा ही होगा जो हेजिटेट फील करेगा कि 4 बच्चे अच्छे से काम कर भी रहे हैं प्रोजेक्ट में, तो उस एक बच्चे को कहीं ना कहीं लो फील होगा कि यार मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, क्या पता मेरे क्लासमेट्स मुझसे ज़्यादा अच्छे से काम कर रहे हैं, वो मुझसे क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि मैं किस तरीके से काम करके दूंगा, नहीं दूंगा, राइट। तो वो चाहता है कि वो जो भी कुछ करके दे रहा है उसके अकॉर्डिंग उसे फीडबैक मिले। तो ये फीडबैक इस सिचुएशन में क्यों ज़रूरी होता है, आपको इसका आंसर करना है। तो ऑब्वियस सी बात है मैम कि फीडबैक ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। यदि आप प्रॉपरली ग्रुप में ट्रांसपेरेंसी रखोगे, सही तरीके से कम्युनिकेट करोगे, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम्स ऑकर नहीं होगी, है ना। और फीडबैक के बेसिस पे ही आपको कहीं ना कहीं मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस मिलेगा आगे बढ़ने के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या लिखकर आ सकते हो? देखो, 2 मार्क्स में जो आंसर आपको लिखना होगा वो आंसर शीट से यदि मैं देखकर आपको बताऊं तो फीडबैक हेल्प्स यू अंडरस्टैंड इफ योर वर्क अलाइंस विद ग्रुप एक्सपेक्टेशंस, आइडेंटिफाइज एरियाज फॉर इंप्रूवमेंट एंड इंश्योर्स द प्रोजेक्ट मीट्स इट गोल इफेक्टिवली। ऑब्वियस सी बात है ना कि इफेक्टिवली यदि आपको अपने मिलकर पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है, गोल को अचीव करना है, तो उसके लिए आपको ग्रुप की एक्सपेक्टेशन पर काम करना है, उन एरियाज को फोकस करना है जिसमें आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो और कैसे आप अपने प्रोजेक्ट को टाइम पर कंप्लीट कर सकते हो, राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट द वेज इन विच एन एंटरप्रेन्योर अफेक्ट्स द सोसाइटी। अब ये एंटरप्रेन्योरशिप से लिया गया क्वेश्चन है कि एंटरप्रेन्योर सोसाइटी को कैसे अफेक्ट कर रहे हैं। आपको कुछ
पॉइंट्स यहाँ पे बताने हैं जिससे एंटरप्रेन्योर सोसाइटी को अफेक्ट करते हैं। तो भाई एंटरप्रेन्योर सोसाइटी में क्या लेकर आते हैं, वेलफेयर लेकर आते हैं, कहीं ना कहीं सोसाइटी को हेल्प करते हैं, कहीं ना कहीं सोसाइटी में एम्प्लॉयमेंट को प्रोवाइड करते हैं, कस्टमर्स को सेटिस्फाई करते हैं। ये सारे पॉइंट्स हमने यहाँ पढ़े थे और वही यहाँ लिखे हुए हैं। देखो, एंटरप्रेन्योर्स रन देयर बिजनेस इन मार्केट and the market has a people who buy products and services and people who sell them also. So when people are buying and selling from each other, it is helpful for everyone because everyone involved makes money. This is how entrepreneurs help in growing the area and society they live in. आई बात समझ में अच्छे से? इसे आप पॉइंट वाइज भी लिख कर आ सकते हो, इसमें आप एडवांटेज भी लिख सकते हो कि एंटरप्रेन्योर्स क्या करते हैं, मार्केट में रहकर अपने बिजनेस को रन करते हैं और वो अपने बिजनेस में प्रोडक्ट्स को परचेज करते हैं, सेल करते हैं, और जो लोग हैं वो उनसे परचेज करते हैं उन प्रोडक्ट्स को। सो व्हेन पीपल आर बाइंग एंड सेलिंग फ्रॉम ईच अदर, जब यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स और जो पीपल्स हैं वो एक दूसरे से बाय और सेल कर रहे हैं प्रोडक्ट्स को, सो कहीं ना कहीं वो एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं मनी बन रहा है और उस मनी से ही हम सोसाइटी की हेल्प कर पा रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर पा रहे हैं, कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर पा रहे हैं, राइट? सो ऑल दिस पॉइंट्स आर रिलेटेड विद दिस ओनली। क्लियर? नाउ 8th क्वेश्चन। Amit frequently experiences slow performance on his computer when working with large spreadsheet and multiple applications. अब ये एक केस बेस्ड क्वेश्चन है अगेन। अमित जो कि क्या करता है, फ्रिक्वेंटली ये देख रहा है कि उसकी जो कंप्यूटर पे है वो स्लो परफॉर्मेंस हो रही है जब वो लार्ज स्प्रेडशीट्स पे काम करता है जिसमें बहुत सारे डेटा है, जिसमें मल्टीपल एप्लीकेशंस का यूज़ करना है, तो उसके जो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस है वो स्लो हो जाती है। ही नोटिसेस दैट द सिस्टम फ्रीजेस एंड लैग्स, वो नोटिस करता है उसका सिस्टम फ्रीज हो जाता है, हैंग होने लगता है ना, जब वो एक दूसरे प्रोग्राम्स के बीच में स्विच करता है तब, क्योंकि मल्टीपल एप्लीकेशंस उसको ओपन करनी है। सो इस केस में व्हाट शुड अमित डू टू इम्प्रूव इज कंप्यूटर परफॉर्मेंस, तो इस केस में उसे अपने कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को कैसे बढ़ाना है वाइल ही हैंडलिंग स्प्रेडशीट्स और मल्टीटास्किंग। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, इसके लिए आपको मैंने बताया हुआ है कि यहाँ पे आप क्या कर सकते हो अपने कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए। सबसे पहले तो आप स्टोरेज को क्लीन कर सकते हो। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे स्टोरेज के साथ साथ, कि जितने भी अननेसेसरी फाइल्स हैं उनको डिलीट कर सकते हो, राइट? और आप अपडेट कर सकते हो अपने सिस्टम को। एंटीवायरस सिस्टम आपको बहुत हेल्प करता है इस चीज़ को कंप्लीट करने में, राइट? आपका जो सिस्टम में प्रोसेसर है वो सही होना चाहिए, हाई स्पीड प्रोसेसर होना चाहिए जो मल्टीटास्किंग को परफॉर्म कर सकता है। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पे नोट कर देना है। सो इफ़ वी हैव बीन यूजिंग अ कंप्यूटर फॉर अ लॉन्ग टाइम we have a lot of unnecessary files and data such as temporary files or images now, so we used to too much hard disk space, so the perform of the computers goes down. It is important to keep cleaning by removing an extra files. We can use some disk cleaner softwares which help us to clean the unnecessary files. तो सबसे बड़ा रीज़न यही हो सकता है कि हम क्या करें, जो भी हमारा हार्ड डिस्क है जिसमें बेसिकली आपने अननेसेसरी फाइल्स को स्टोर किया हुआ है इसको क्लीन करें। क्लीनर के डिस्क क्लीनर सॉफ्टवेयर्स होते हैं बहुत सारे, आप नेट पे भी सर्च करोगे तो ऑनलाइन आपको फ्री डिस्क क्लीनर सॉफ्टवेयर्स मिल जाएंगे जिसकी मदद से आप डिस्क को फ्री करवा सकते हो, राइट? तो यही इसका मेन आंसर हो सकता है ना। नाउ हाउ कैन यू मैनेज इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस को कैसे मैनेज कर सकते हो? तो भाई इसका आंसर क्या हो सकता है, सम स्टेप्स टू मैनेज इमोशनल इंटेलिजेंस। फर्स्ट, अंडरस्टैंड योर इमोशन, रैशनलाइज एंड प्रैक्टिस। आप अपने बिहेवियर को समझो, आप अपने इमोशंस को समझो कि आप किसी चीज़ को देखकर कैसे बिहेव करते हो, आपको कैसा बिहेव करना चाहिए और कैसे बिहेव करते हो, क्या उसमें आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो अपने इमोशन को समझकर फिर बिहेव करो। रैशनलाइज, डू नॉट टेक डिसीजंस अब्रप्टली, बी रैशनल इन योर थिंकिंग, जैसा सोचते हो वैसा काम करो, हमेशा पॉजिटिव सोचोगे पॉजिटिव करोगे, कभी भी ऐसे डिसीजन मत लो जो रॉन्ग हो सकते हैं, जिससे आपको हार्म हो सकता है। प्रैक्टिस, डू मेडिटेशन एंड योगा टू कीप योर सेल्फ काम, ये हमने पढ़ा है ऑलरेडी कि खुद को यदि स्ट्रेस फ्री रखना है, इमोशनली इंटेलिजेंट बनाना है, तो कुछ ऐसी एक्सरसाइज करना है जिससे आपका फोकस कंसंट्रेशन बढ़ सके काम को लेकर और आप स्ट्रेस फ्री रह सको। तो योगा, मेडिटेशन, मॉर्निंग वॉक, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी, राइट? 10th क्वेश्चन, हाउ कैन इंडिविजुअल्स कॉन्ट्रीब्यूट टू सस्टेनेबल फ्यूचर, सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए हर एक इंडिविजुअल का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए? तो 17 गोल्स हमने पढ़े थे। यदि हर एक इंडिविजुअल उन 17 गोल्स को समझता है तो भाई कहीं ना कहीं वी सस्टेन आर एनवायरनमेंट फॉर फ्यूचर जनरेशन, राइट? सो इंडिविजुअल कैन कंट्रीब्यूट टू सस्टेनेबल फ्यूचर बाय रिड्यूसिंग वेस्ट, कंजर्विंग एनर्जी, सपोर्टिंग इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, रिसाइकलिंग, यूजिंग सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन, स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट एनवायरमेंटल इशूज, टू प्रमोट रेस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो देखो यहाँ पे अल्टीमेटली वही 17 गोल्स में से कुछ मेन पॉइंट से लिखे हुए हैं
जिसकी मदद से आप अपने इन्वायरमेंट को सेफ रख सकते हो, फ्यूचर के लिए सस्टेन करके रख सकते हो। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस 5, जिनमें से कोई 3 क्वेश्चंस ही आपको अटेम्प्ट करने होंगे जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पार्ट ए पर बेस्ड हैं। अब डिस्कस करने वाले हैं हम पार्ट बी पर बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स 2 नंबर 4 नंबर के अकॉर्डिंग। पार्ट ए से सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर के क्वेश्चंस और 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, जो सेक्शन ए में भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे वो पार्ट बी के ही होंगे, कुछ 2 मार्क्स के होंगे और कुछ 4 मार्क्स के होंगे। तो अगेन आपके सामने एक नोट दिया हुआ है, आंसर एनी 4 आउट ऑफ 6 क्वेश्चंस। अब यहाँ पे आपको 2 नंबर के अकॉर्डिंग 6 में से कोई 4 क्वेश्चंस को ही आंसर करना है, लेकिन ये क्वेश्चंस रिमेंबर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के नहीं होंगे बल्कि पार्ट बी के होंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, डिस्क्राइब द स्टेप्स टू क्रिएट अ कस्टम स्टाइल नेम्ड माई स्टाइल यूजिंग ड्रैग एंड ड्रॉप। तो देखो भाई, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहाँ दे दिया है कि आपको अपनी स्टाइल कैसे क्रिएट करनी है, कस्टम स्टाइल को कैसे क्रिएट करना है ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड के थ्रू, इसके स्टेप्स क्या होंगे। तो ये अच्छे से पता है कि स्टेप्स लिखना आपको आता ही है क्योंकि हम प्रैक्टिकल कर चुके हैं, है ना। सो फॉलोइंग स्टेप्स फॉर क्रिएटिंग कस्टम स्टाइल, आपको करना है स्टाइल फॉर्मेटिंग पेन को ओपन और यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है एग्जिस्टिंग स्टाइल पर और उसका नाम दे देना है, जिस भी नाम से आप उस स्टाइल को सिलेक्ट करना चाहते हो, डिज़ाइन करना चाहते हो। फिर आपको उस स्टाइल को मॉडिफाई करना है कि उस स्टाइल में आप क्या फॉर्मेट करना चाहते हो, फॉन्ट बदलना चाहते हो, साइज़ बदलना चाहते हो, कलर बदलना चाहते हो। देन एट लास्ट आपने यदि सारी चीज़ कर दिया, फॉर्मेट कर दिया, तो ड्रैग करके उसको स्टाइल फॉर्मेटिंग साइड बार में ड्रॉप कर दो। तो ड्रैग एंड ड्रॉप से वो पर्टिकुलर स्टाइल आपके नाम से, जो भी नाम आपने दिया होगा, जैसे माई स्टाइल 1 दिया है, उस नाम से वो स्टाइल क्रिएट हो जाएगी। अब आपको बार बार ये फॉर्मेटिंग अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप चाहते हो कि आपको ये फॉर्मेटिंग अप्लाई करना है तो कंटेंट लिखा और माई स्टाइल पे क्लिक कर दिया, तो वो स्टाइल ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा, राइट। तो होपफुली यहाँ तक भी अच्छे से समझ में आया। तो स्टेप्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। अभी भी जिन स्टूडेंट्स को ये डाउट है कि क्या मैम स्टेप्स के क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, तो भाई देखो सैम्पल पेपर में दिया है, मतलब ये मान के चलो कि प्रैक्टिकल स्टेप्स के क्वेश्चंस 100% आएंगे, राइट। नाउ लिस्ट एंड एक्सप्लेन 2 कॉमन सेफ्टी हजार्ड्स इन वर्क प्लेस। अब ये जो क्वेश्चन है लास्ट यूनिट से लिया हुआ है, सेफ्टी हजार्ड्स क्या हो सकते हैं। 2 कॉमन सेफ्टी हजार्ड्स के नाम लिखने हैं वर्क प्लेस पर। तो ऑब्वियस इमरजेंसी एग्जिट, एक तो पहला सेफ्टी हजार्ड यही हो सकता है। दूसरा, जो भी काम करते हो वो प्रॉपर सेफ्टी के साथ में आपको करना है, राइट। जैसे स्लिप्स, ट्रिप्स एंड फॉल्स, इलेक्ट्रिक हजार्ड्स हो सकते हैं, मैनुअल हैंडलिंग इंजरीज हो सकती हैं, ओके। तो ये कुछ यहाँ पे 3 बेसिकली सेफ्टी जो पॉइंट्स है वो लिखे हुए हैं, इनसे रिलेटेड आप कोई भी 2 लिख कर आ सकते हो, है ना। तो स्लिप्स, ट्रिप्स एंड फॉल्स कब होते हैं, जब आप वेट फ्लोर्स पे जाते हो, जिसकी वजह से कुछ लूज केबल्स आपको दिखती हैं क्लटर्ड वे में, वहाँ से हो सकते हैं। इलेक्ट्रिक हजार्ड्स बेसिकली फॉल्टी वायरिंग, ओवरलोडेड सर्किट की वजह से हो सकते हैं। मैनुअल हैंडलिंग इंजरीज, मतलब आपको हो सकता है कि बॉडी पैन हो रहा हो, स्ट्रेन हो रहा हो, स्प्रेन्स की वजह से हो सकता है, राइट। तो इनमें से कोई भी 2 पॉइंट्स आपको लिख कर आ जाने हैं। नाउ व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ व्हाट इफ सिनारियोज, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सैम्पल पेपर में भी आया है, मतलब ये मान के चलो कि आपके फाइनल पेपर में तो ये आएगा ही आएगा। व्हाट इफ सिनारियो क्या होता है, तो व्हाट इफ सिनारियो जब आपको कोई कंडीशन के बेसिस पर किसी डेटा को रिप्रेजेंट करना है, किसी डिसीजन तक पहुंचना है, तो हम व्हाट इफ सिनारियोज का यूज़ करते हैं। It is used to explore and compare various alternatives depending on changing conditions. Conditions के चेंज होने पर क्या क्या alternatives हो सकते हैं जिसके बेसिस पे आपको एक डिसीजन लेना होगा, कंपैरिजन करना होगा। तो इस टाइप के जो ऑप्शंस है वो आपको व्हाट इफ एनालिसिस में मिलते हैं, जिसमें हम एक्चुअल में एनालिसिस करते हैं, कंपेयर करते हैं अलग अलग कंडीशंस के बेसिस पर डेटास को। सो इट कैन बी यूज्ड इन बिगिनिंग ऑफ एनी प्रोजेक्ट टू ऑप्टिमाइज द आउटपुट ऑप्टिमाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है। दिस टूल इज यूज्ड टू प्रिडिक्ट द आउटपुट वाइल चेंजिंग द इनपुट्स विच रिफ्लेक्ट्स द आउटपुट एंड दस वन कैन चूज द बेस्ट प्लान ऑफ एक्शन बेस्ड ऑन इट। तो सॉल्वर पढ़ा था, गोलसिक पढ़ा था, ऐसे बहुत सारे जो एडवांस्ड एक्सेल के टूल्स हैं वो बेसिकली इसमें इंक्लूड होते हैं। कैल्क में भी हमने डिस्कस किए हैं, राइट। हाउ डू मर्जिंग एंड कंपेयरिंग स्प्रेडशीट्स डिफर इन कैल्क। कैल्क में कंपेयरिंग और मर्जिंग का क्या मतलब होता है, कैसे आप इसको डिफर करते हो। तो भाई देखो, कंपेयर करना मतलब कहीं ना कहीं आप 2 सेल्स के डेटा को कंपेयर कर रहे हैं। मर्जिंग करना मतलब आप 2 सेल्स के डेटा को मर्ज कर रहे हो एक सिंगल सेल में। तो ये इसका बेसिक लॉजिक होता है। अब आंसर में क्या लिख कर आओगे, देखो मर्जिंग स्प्रेडशीट मतलब कंबाइंड डेटा फ्रॉम मल्टीपल स्प्रेडशीट्स इनटू अ सिंगल स्प्रेडशीट, है ना। और कंपेयरिंग का मतलब क्या होता है, एनालाइजिंग डिफरेंस बिटवीन 2 स्प्रेडशीट्स हाईलाइटिंग डेटा और स्ट्रक्चर। यहाँ पे हम 2 स्प्रेडशीट्स के डेटा को, स्ट्रक्चर को कंपेयर कर रहे हैं, राइट। नाउ डिस्क्राइब रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। 15th क्वेश्चन इज दिस। अब रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या होता है,
तो देखो, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी ये इंश्योर करता है दैट द रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल्स इन अ डेटाबेस रिमेन कंसिस्टेंट। मतलब जो भी आप डेटा एंटर कर रहे हो ना टेबल में, वो कंसिस्टेंट रहे। मीन्स कि यदि आप चाहते हो कि आपने प्राइमरी की के माध्यम से किसी टेबल में कोई डेटा एंटर किया हुआ है, कोई कॉलम को आपने प्राइमरी की बनाया हुआ है, तो वो अदर टेबल में भी एज ए फॉरेन की एक्सेस किया जाए। वही सेम कॉलम को अदर टेबल में यदि यूज़ करते हो तो इन दोनों के बीच में रेफरेंस, इन दोनों के बीच में लिंक कैसे क्रिएट होगी? फॉरेन की मदद से। तो इट मीन्स टू दैट अ फॉरेन की इन वन टेबल मस्ट मैच विद द प्राइमरी की इन अनदर टेबल। इसमें आप नल वैल्यू एंटर नहीं कर सकते हो, इसमें आप डुप्लीकेट वैल्यू एंटर नहीं कर सकते हो। तो ये एक लिंकिंग जो कहलाती है वही रेफरेंशियल इंटीग्रिटी होती है, राइट। नाउ व्हाट कॉजेज आई स्ट्रेन एंड हाउ टू अवॉइड इट। आई स्ट्रेन क्यों होता है और इसको कैसे अवॉइड कर सकते हो? तो अच्छे से पता है कि आई स्ट्रेन क्यों होता है। जब आप ज़्यादा टाइम तक अपनी आँखों पर जोर देते हो, अपने वो काम में लगे रहते हो, पूरा दिन लॉन्ग टाइम तक 10-10, 4-4 घंटे, 6-6 घंटे तक कॉन्टीन्यूसली काम करते हो, स्क्रीन टाइम को आप अवॉइड नहीं करते हो, लॉन्ग टाइम तक आपका कंप्यूटर पे वर्क करना है, आपको टीवी देखना है, तो इससे बेसिकली क्या होता है? आई स्ट्रेन होता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए आपको टाइम टू टाइम आई एक्सरसाइजेस करनी होती है ना, ब्रेक्स लेने होते हैं। सो पोटेंशियल कॉज क्या होता है इसका? ग्लेयर्स फ्रॉम ओवरहेड लाइट्स और विंडोज, आई ग्लासेस नॉट करेक्ट, नॉट नीड पुअर विजन। Now precautions reorient your desk and computer so lighten directly behind in front of you. ऑब्वियस सी बात है। तो रीजंस तो मैंने बता दिए हैं। अब यदि आप ग्लासेस यूज़ करते हो, स्पेक्स लगाते हो, तो आपको सही तरीके से चेक करके लगाने हैं और जो लाइट है वो प्रॉपरली आपके वर्क प्लेस पर रहे, जिससे आपको आई को स्ट्रेन ना हो सके, जिससे आपका आई अफेक्ट ना हो, है ना। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पे लिखने होंगे। तो कुल मिला के यहाँ पे 6 में से 4 क्वेश्चंस आपको करने होंगे। जो 4 अच्छे से आते हैं वो कर देना, 2-2 नंबर के क्वेश्चंस थे। अब मूव कर चुके हैं हम लास्ट पार्ट पर इस पेपर के, दैट इज 5 में से आपको 3 क्वेश्चन करना है और ये जो क्वेश्चन से अब है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो पार्ट बी से लिए गए हैं। 4-4 नंबर के अकॉर्डिंग अब आपको ये क्वेश्चन मिल रहे हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इमेजिन यू आर प्रिपेयरिंग अ सीरीज ऑफ स्कूल रिपोर्ट्स दैट नीड टू इंक्लूड योर स्कूल्स लोगो। अब आपको यहाँ पे एक स्कूल रिपोर्ट को प्रिपेयर करना है जिसमें आपने स्कूल का लोगो इंक्लूड किया हुआ है, अपने प्रोजेक्ट में पिक्चर लगाई हुई है, एक फूटर अटैच किया हुआ है क्लास नेम के साथ में, स्कूल नेम के साथ में। इंस्टेड ऑफ एडिंग एंड फॉर्मेटिंग दिस एलिमेंट्स इंडिविजुअली इन ईच रिपोर्ट, हर रिपोर्ट में आप इन एलिमेंट्स को इंडिविजुअली फॉर्मेट ना करो, इसकी जगह पर आप किस टूल का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो हाउ कैन वी अप्लाई द टेम्पलेट फ्रॉम अवेलेबल टेम्पलेट लिस्ट। टेम्पलेट्स का यदि आप यूज़ करते हो तो अवेलेबल टेम्पलेट्स में से कैसे टेम्पलेट को अप्लाई करते हो, इसकी स्टेप्स आपको लिखनी होगी। नाउ व्हेन इज एक्सपोर्टिंग ऑफ टेम्पलेट्स यूजफुल, क्या आप टेम्पलेट्स को एक्सपोर्ट भी कर सकते हो? तो इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको यहाँ पे लिखना होगा। तो देखो भाई, टेम्पलेट्स को कैसे अप्लाई करते हैं। पहली बात तो आपको फाइल मेन्यू में जाना है, टेम्पलेट्स पे जाना है, मैनेज टेम्पलेट्स पे क्लिक करना है। टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा जहां आपको अवेलेबल टेम्पलेट्स की लिस्ट दिख जाएगी। वहां से आपको जो भी टेम्पलेट पसंद आता है उस पर क्लिक करके ओपन पे क्लिक कर देना। वो टेम्पलेट्स आपने जो भी कंटेंट लिखा होगा उस पर अप्लाई हो जाएगी सेम फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स के साथ जैसे टेम्पलेट में आपको दिख रहे होंगे। फिर आपको अपनी फाइल को सेव कर देना है। सो दिस इज द फर्स्ट आंसर, हाउ टू यूज टेम्पलेट इन आर डॉक्यूमेंट। वहीं बात करें कि क्या ये टेम्पलेट्स को आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, तो येस, टेम्पलेट्स को आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, इसका बैकअप ले सकते हो, इसको आप ट्रांसफ़र भी कर सकते हो। सारी फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पर मिल जाती है। क्लियर। तो शेयर करना मतलब अदर यूजर्स को या अदर डॉक्यूमेंट पे या अदर पर्टिकुलर फाइल में आप शेयर कर सकते हो टेम्पलेट को। यदि कोई टेम्पलेट आपने क्रिएट की है उसका बैकअप लेके रखना है तो आप बैकअप लेके रख सकते हो, उसकी कॉपी क्रिएट कर सकते हो। यदि आप इसको ट्रांसफ़र करना चाहते हो मल्टीपल यूजर्स तक तो वो भी पॉसिबल है ना। नाउ 18th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इमेजिन यू आर अ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजिंग अ फंड राइजिंग इवेंट फॉर योर स्कूल क्लब। यू हैव अ स्प्रेडशीट इन लिब्रे ऑफिस कैल्क दैट लिस्ट डोनेशंस फ्रॉम डिफरेंट स्पॉन्सर्स। बात समझ में आ रही है। ईच स्पॉन्सर हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड मल्टीपल टाइम्स एंड यू नीड टू समराइज द टोटल अमाउंट डोनेटेड बाय ईच स्पॉन्सर। हर स्पॉन्सर ने जो है उस शीट में मल्टीपल टाइम्स डोनेशन दिया है, मल्टीपल टाइम्स उनका कॉन्ट्रीब्यूशन नोट है हर एक स्पॉन्सर का। तो अब यहाँ पे आपको उनका टोटल अमाउंट बताना है कि एक स्पॉन्सर ने कितनी बार जो है कंट्रीब्यूशन दिया है, तो टोटल उसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा। सो यहाँ पर इस टोटल को कैलकुलेट करने के लिए हम कौन सा टूल यूज़ करेंगे। विच टूल इन कैल्क कैन बी यूज टू क्रिएट द ग्रुप ऑटोमेटिकली। मतलब सपोज कि कोई ABC स्पॉन्सर है, उस ABC ने 10 बार कंट्रीब्यूशन दिया है तो उस ABC नाम का एक ग्रुप क्रिएट होगा, फिर उसका टोटल कैलकुलेशन क्रिएट होगा। तो ग्रुप कैसे ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्रिएट होता है वो बताना है, और ग्रुप को क्रिएट करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं,
विच मेन्यू, ये जो फंक्शन है आपको, ये जो ऑप्शन है आपको कहाँ मिलता है, कौन से टूल्स के थ्रू आप ये अप्लाई करते हो, एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइन ऑन ग्रुप्ड डेटा। तो ये ग्रुपिंग से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है। अब ये आपको यहाँ पे आंसर प्रॉपरली करना होगा चारों का। यदि मैं बात करूँ पहले क्वेश्चन का कि विच टूल इन कैल्क कैन बी यूज टू क्रिएट ग्रुप ऑटोमेटिकली, तो यहाँ पर क्रिएट ग्रुप में आपको सब टोटल्स मिलेगा। सब टोटल्स में आप क्या कर सकते हो, ग्रुप क्रिएट करके टोटल करवा सकते हो, है ना। तो ध्यान रखना, सब टोटल ऑप्शन हमने देखा भी है। सब टोटल में क्या होता है, एक मेन जो टोटल होता है उसकी में आप ग्रुप्स क्रिएट करके फर्दर सब टोटल्स को क्रिएट कर सकते हो। तो अब जितने भी स्पॉन्सर्स होंगे, ABC कोई स्पॉन्सर्स है, कोई XYZ स्पॉन्सर्स है, तो उनके ग्रुप्स क्रिएट हो जाएंगे और फिर उसका टोटल कैलकुलेट हो जाएगा। अब ये आपको कहाँ मिलता है टूल, तो द सब टोटल टूल इन कैल्क क्रिएट्स द ग्रुप ऑटोमेटिकली एंड अप्लाइज कॉमन फंक्शंस लाइक सम, एवरेज ऑन द ग्रुप डेटा। तो सम फंक्शन के थ्रू आप इसका कैलकुलेट करवा सकते हो, टोटल एवरेज निकलवाना है तो एवरेज टोटल कैलकुलेट करवा सकते हो, है ना। डेटा टैब में आपको मिलेगा, कहाँ मिलेगा, डेटा मेन्यू में। डेटा मेन्यू देखा है आपने, है ना। लिब्रे ऑफिस कैल्क पे चले जाओ, ओपन ऑफिस कैल्क पे चले जाओ, वहाँ डेटा टैब होता है, जैसे फाइल, इंसर्ट, होम टैब होते हैं ना, वैसे ही आपको डेटा टैब मिलेगा जहाँ से आप इसको सिलेक्ट करोगे सब टोटल्स को। पॉजिटिव निगेटिव का क्या मतलब है, पॉजिटिव मतलब एक्सपांड करने के लिए यूज़ हो रहा है डेटा को, निगेटिव मतलब कोलैप्स करने के लिए डेटा को यूज़ होता है। क्लियर, तो अच्छे से समझ में आ गए चारों ऑप्शंस कितने ईजी है। देखो यदि आपने पढ़ा है तो इसके एक एक लाइन के आंसर करने में कोई परेशानी नहीं है। नाउ व्हाट आर डेटा मॉडल्स, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा मॉडल्स। डेटा मॉडल्स क्या होते हैं और कितने टाइप के डेटा मॉडल्स का हम यूज़ करते हैं, तो ये आपका डेटाबेस से लिया गया क्वेश्चन है। डेटा मॉडल्स क्या होते हैं, डेटाबेस में डेटा को डिज़ाइन करने के लिए हम डिफरेंट डेटा मॉडल्स का यूज़ करते हैं। आजकल जो डेटा मॉडल यूज़ कर रहे हैं वो रिलेशनल डेटा मॉडल होता है, अदरवाइज हम पहले हायरार्किकल डेटा मॉडल का भी यूज़ कर चुके हैं, नेटवर्क डेटा मॉडल का भी यूज़ कर चुके हैं। हायरार्किकल डेटा मॉडल होता है जिसमें एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर में, इन्वर्टेड ट्री लाइक स्ट्रक्चर में डेटा को मेंटेन किया जाता है। नेटवर्क मॉडल में क्या होता है, लिंकिंग होती है फाइल्स में डेटा के बीच में। और वही रिलेशनल डेटा मॉडल की बात करूँ तो यहाँ पे हम टेबुलर फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करते हैं और वही लाइन्स यहाँ पे लिखी भी हुई हैं। राइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इमेजिन यू आर अ सेफ्टी ऑफिसर ओवरसीइंग इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस वर्क एट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। आप एक सेफ्टी ऑफिसर हो जो कि मेंटेनेंस का काम करते हो किसी एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में। सो टू स्प्रेड द अवेयरनेस अमंग योर टीम, अपनी टीम में बताना, अवेयरनेस लेकर आना कि कैसे आप सेफ्टी मेजर्स पे काम कर सकते हो, उनको कैसे आप ट्रेन करोगे। लिस्ट आउट इलेक्ट्रिकल रेस्क्यू टेक्निक्स विच यू डिस्कस विद देम। देखो ये भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पे क्या इलेक्ट्रिकल रेस्क्यू टेक्निक्स के बारे में आप बता सकते हो। देखो फायर सेफ्टी एक्सटिंग्विशर्स का आप यूज़ कर सकते हो। बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स है जो एक्सीडेंट्स को, इमरजेंसीज को क्या कर सकती हैं, सिक्योर कर सकती हैं, रेस्क्यू कर सकती हैं। तो पहली अप्रोच तो नेवर रश इनटू एन एक्सीडेंट सिचुएशन। एक्सीडेंट सिचुएशन में कभी रश क्रिएट मत करो। 108 को तुरंत कॉल करो। किसी एक्सीडेंट प्लेस पर हो आप तो वहाँ पे तुरंत एक्शन लो। एग्जामिन द सीन, सीन को प्रॉपरली एग्जामिन करो, है ना। जो सीन है उसके अकॉर्डिंग आप क्या पॉसिबल इफेक्ट्स ले सकते हो, स्टेप्स ले सकते हो, वो देखो। हजार्ड्स एंड सॉल्यूशंस जैसा कुछ होता है तो वहाँ पे हजार्ड क्यों आया, किस रीज़न से आया, है ना। क्या इक्विपमेंट हो सकते हैं जिसकी मदद से आप इस हजार्ड को सेव कर सकते हो। हाई वोल्टेज रेस्क्यू आप प्रोवाइड कर सकते हो। स्पेशल ट्रेनिंग इससे रिलेटेड हो सकती है कि आपको हैंड ग्लव्स पहनने हैं, प्रॉपरली शूज़ पहनने हैं, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट रखने हैं जिससे आपको कुछ अफेक्ट ना हो। सिमिलरली यहाँ पे हजार्ड्स एंड सॉल्यूशन में भी प्रॉपर इक्विपमेंट का आपको यूज़ करना है, ठीक है। इंश्योर योर हैंड्स एंड फीट आर ड्राई, आपके हैंड्स और फीट ड्राई रहे। क्लियर, ऐसे कुछ जो रेस्क्यूज़ हैं वो आप बता सकते हो। फर्स्ट एड के बारे में हमेशा आपको ट्रेन करते रहना चाहिए कि फर्स्ट एड के थ्रू आप कैसे किसी को भी सबसे पहला जो है ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हो और उसकी जान बचा सकते हो। राइट, तो यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर ऑप्शंस और पॉइंट्स लिखे हुए हैं, है ना। तो होपफुली आपको ये क्लियर है, इसको रीड कर लेना, ईजी है, समझ भी आ जाएंगे। नाउ मूव टू द लास्ट क्वेश्चन। अब जैसे आपको पता है कि यहाँ पे 5 में से कोई भी 3 क्वेश्चन करने हैं 4 नंबर के हिसाब से, तो अब जो ईजी लगते हैं वो आप अटैम्प्ट करके आना। इट इज़ नॉट बाउंडेशन की पूरे 5 आपको अटैम्प्ट करने हैं, जो भी 3 आपको सबसे ज़्यादा ईजी लगते हैं वो 3 आप अटैम्प्ट करके आओगे। राइट, लास्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग टेबल एम्प्लॉय। डेटाबेस से लिया गया ये क्वेश्चन है। दिस इज योर एम्प्लॉय टेबल, एम्प्लॉय ID, नेम, सैलरी और 3 एम्प्लॉयज़ का डेटा यहाँ पर एंटर्ड आपको दिख रहा है। अब इस पर बेस्ड आपको क्वेश्चंस के आंसर्स करना है। You are tasked with designing a new employee database for your company based on the given table structure. Identify the fields that would be necessary to store key information about each employee. तो आपको यहाँ पर एक नया employee database डिज़ाइन करना है इस database के बेसिस पर। राइट, तो नया यदि आपको database डिज़ाइन करना है तो उसके लिए आप क्या करोगे, तो उसके लिए आपको ऑब्वियस सी बात है एम्प्लॉय ID, नेम, सैलरी, डेजिग्नेशन,
है ना। इन्हीं सारी चीज़ों को आपको फिर से डिज़ाइन करना होगा। Now, as a database administrator, you need to ensure each employee has a unique identifier. Which field in the table would you choose as the primary key? तो अब यहाँ पे देखो, हर एक एम्प्लॉय का जो डेटा है वो यूनिकली एंटर हो, तो यूनिकली एंटर हो उसके लिए क्या कर देंगे हम, एम्प्लॉय आईडी को क्या बना देंगे, प्राइमरी की बना देंगे। तो देखो आंसर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दिस इज एम्प्लॉय आईडी, राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, during a review of the employee database you realize there could be another field apart from the primary key that can uniquely identify record। मतलब employee ID के अलावा और भी ऐसी कुछ fields हैं जो मिलकर uniquely identify कर सकती हैं, जिन्हें आप alternate key के नाम से भी जानते हो। तो वो field का नाम आपको बताना है और उसे alternate key क्यों कहते हैं ये भी आपको बताना है। तो भाई यहाँ पे देखो नेम, सैलरी, डेजिग्नेशन, तो इसके अलावा हम नेम को बना सकते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यूनिक आइडेंटिफायर फॉर ईच रो कैन नॉट बी नल, और ये तो फोर्थ वाला हो गया। थर्ड वाला देखो, तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कॉम्बिनेशन ऑफ एम्प्लॉय आईडी एंड नेम, है ना, एम्प्लॉय आईडी एंड नेम, नेम और एम्प्लॉय आईडी को ही आप क्या कर सकते हो, जो है कंबाइंडली यूज़ कर सकते हो। अब इसमें हम नेम को क्या कहेंगे, ऑल्टरनेट की कहेंगे, राइट। दोनों मिलके रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नाउ यू आर इंटीग्रेटिंग द एम्प्लॉय टेबल विद अनदर टेबल। क्या एम्प्लॉय टेबल को आप किसी और टेबल के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो? यदि मैं डिपार्टमेंट टेबल की बात करूँ तो उसके साथ में। एक्सप्लेन हाउ वुड यू यूज़ द प्राइमरी की फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल एंड अ फॉरेन की इन द डिपार्टमेंट टेबल। कैसे आप एम्प्लॉय टेबल की प्राइमरी की को डिपार्टमेंट टेबल की फॉरेन की फॉर्मेट में एक्सेस कर सकते हो? क्या इनके बीच में रिलेशन हो सकता है कि एग्जाम्पल के साथ आपको बताना है। तो देखो भाई, यहाँ पे प्राइमरी की जो है वो एम्प्लॉय टेबल की एम्प्लॉय आईडी है ना, और प्राइमरी की कभी भी नल नहीं हो सकती है। फॉरेन की में क्या रिलेशनशिप होती है कि जो प्राइमरी की होती है वो यहाँ पर आकर फॉरेन की बन जाती है, ठीक है। तो एम्प्लॉय आईडी में यदि आप एम्प्लॉय टेबल में एम्प्लॉय आईडी को यदि आप प्राइमरी की बनाते हो तो डिपार्टमेंट टेबल में यही एम्प्लॉय आईडी क्या हो जाएगा, एज ए फॉरेन की यूज़ होगा। और हम यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी वाले कॉलम के थ्रू ही क्या करेंगे, इसको रेफरेंस करेंगे, इन दोनों टेबल को लिंक करेंगे, रिलेट करेंगे। तो होपफुली आपको अच्छे से पूरा सैम्पल पेपर यहाँ पे समझ में आ चुका है कि इस सैम्पल पेपर में आपको क्या कहने की कोशिश की जा रही है, सीबीएसई की साइट से क्या बताने की कोशिश की जा रही है। तो भाई ब्लूप्रिंट यदि अच्छे से देख लिया है तो इस ब्लूप्रिंट के हिसाब से आपको अपनी पढ़ाई अब शुरू कर देना है। यदि अभी तक भी पढ़ाई शुरू नहीं की है तो भाई ब्लूप्रिंट को ध्यान में रखो और इसके हिसाब से अपनी पढ़ाई को आज ही बल्कि अभी से शुरू कर दो। पेपर में आपके 21 क्वेश्चंस होंगे, जिनमें से टोटल आपको 15 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होगा। 21 में से 15 क्वेश्चन, राइट। पहले 5 क्वेश्चन आपको सेक्शन ए में मिलेंगे, कंपलसरीली अटेम्प्ट करना है, जिसमें फर्दर इंटरनल चॉइस मिलना है। दूसरे सेक्शन में आपको 16 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें से 10 अटेम्प्ट करना है, उसमें भी आपको इंटरनल चॉइस मिलनी है। अच्छे से क्वेश्चन का पेपर पैटर्न समझ में आ चुका है, क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं वो भी अच्छे से समझ में आ चुके हैं। सो अब यहाँ पे आपको कोई भी डाउट नहीं है। यदि कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। बहुत जल्द आपको मेरे अपने चैनल पे आईटी के वीडियो लेक्चर्स भी मिल जाने हैं। फुल चैप्टर्स के वीडियोस मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करूँगी, जिससे एक ही बार में आप अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। सो बने रहिए मेरे साथ ताकि हम आईटी की प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकें और अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकें। यदि अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन व्हाट इज़ योर वेटिंग फॉर, गो एंड सब्सक्राइब द चैनल और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो इस सेशन को, ताकि सारे स्टूडेंट्स अवेयर हो सके कि भाई आईटी का क्या सिलेबस है, कैसे क्वेश्चंस आपसे आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं। सो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।